Hello everyone, welcome to my channel Legal Fundamentals by HSY. Today we are going to discuss the relationship between section 100 and section 300 exception 2. So basically we are going to link these two sections and do a critical analysis of these sections, right? ठीक है, तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस हमारा टॉपिक है जिसको हम आरपीडी लिख सकते हैं इन शॉर्ट. तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में ही अंडर सेक्शन 100 आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो. तो सेक्शन 100 का रिलेशनशिप हमको पढ़ना है सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 के साथ में, राइट. तो ओवरऑल जब भी हम ये दो सेक्शन इकट्ठे पढ़ते हैं तो ये हमको ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देता है द एक्सीडिंग ऑफ आरपीडी, राइट. एक्सीडिंग ऑफ आरपीडी का क्या मतलब है? जब भी कहीं कोई कहे कि भाई उस पर्सन ने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया है, तो एक्सीड करने का क्या मतलब है? यहाँ एक्सीड करने के यहाँ दो ही मतलब निकलते हैं. तो बेसिकली इट वाज द सिचुएशन ऑफ सेक्शन 102, ठीक है, प्लस द पर्सन हैज़ वॉयलेटेड सेक्शन 99 पैरा 4, ठीक है. तो इट वाज द सिचुएशन ऑफ सेक्शन 102. तो मतलब सिचुएशन ऑफ 102 कहने का क्या मतलब है? 102 कहने का क्या मतलब है? 102 बेसिकली बात क्या करता है? 102 बात करता है, देखिए यहाँ पे, कि भाई कब आरपीडी कमेंस होता है और कब आरपीडी व्हेन द आरपीडी कम्स टू एन एंड, व्हेन द आरपीडी कमेंसेस एंड व्हेन द आरपीडी कम्स टू एन एंड. तो कब कमेंस होता है? जब एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी कमेंसेस, देन द राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑल्सो कमेंसेस, एंड व्हेन द एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी इज़ ओवर, देन राइट टू प्राइवेट डिफेंस ऑल्सो कम्स टू एन एंड. तो इस तरह की सिचुएशन है. सिचुएशन 102 मतलब कि बेसिकली पर्सन को राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल है. और जब भी एक पर्सन को आरपीडी अवेलेबल होता है तो इसका क्या मतलब है? कि भाई वो फोर्स यूज कर सकता है. इन एक्सरसाइज ऑफ राइट टू प्राइवेट डिफेंस ही कैन यूज़ फोर्स, ठीक है. और फोर्स किस लिए यूज करेगा? वो करेगा जस्ट टू प्रिवेंट द डेंजर टू द बॉडी और प्रॉपर्टी. नाउ अब क्वेश्चन आता है कि वो कितनी फोर्स यूज कर सकता है, हाउ मच फोर्स ही सपोज टू यूज टू प्रिवेंट द डेंजर टू द बॉडी और प्रॉपर्टी. तो क्लियर सी बात है, ये उस डेंजर के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि डेंजर किस तरीके का है. तो यहाँ पर हाउ मच फोर्स can be used in exercise of RPD, that is only as much as necessary to prevent the danger to the body or property. उतना ही फोर्स यूज करना है जितना नेसेसरी है टू प्रिवेंट द डेंजर टू द बॉडी और प्रॉपर्टी, राइट. ठीक है, लेकिन अब हुआ क्या कि पर्सन को आरपीडी अवेलेबल है, वो फोर्स यूज कर सकता है, लेकिन उसने क्या किया? पर्सन हैज़ यूज्ड मोर फोर्स देन नेसेसरी. मतलब जितनी फोर्स रिक्वायर्ड थी उससे ज़्यादा उसने यूज़ कर ली. तो देयर बाई he has violated सेक्शन 99 पैरा 4, ठीक है. अब हम यहाँ से समझेंगे कि भाई यहाँ लिखा है मोर फोर्स देन नेसेसरी, तो इस चीज़ का क्या मतलब निकलेगा, राइट. ये मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ. मोर फोर्स देन नेसेसरी, ठीक है. तो मान लीजिए नेसेसरी कितना था, मैं आपको ये बता रहा हूँ. नेसेसरी का पॉइंट ये है कि इफ़ द अग्रेशन falls under section 100, then death can be caused. और अगर अग्रेशन अंडर सेक्शन 101 फॉल कर रहा है, अग्रेशन मतलब जो भी अग्रेसर हमारे अगेंस्ट कुछ कर रहा है, या तो वो कोई एक्ट कर रहा है या कोई अटैम्प्ट कर रहा है या किसी तरह की थ्रेटनिंग दे रहा है किसी ऑफेंस की, तो उसी से तो एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर रेज होगा ना. और जब एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर रेज होगा तो हमको राइट टू प्राइवेट डिफेंस अवेलेबल होगा. तो यहाँ उस अग्रेशन की बात हो रही है. जो भी अग्रेशन अग्रेसर कॉज कर रहा है, अगर वो सेक्शन 100 में फॉल कर रहा है तो आप डेथ कॉज कर सकते हैं. और अगर वो 101 में फॉल कर रहा है तो इट मीन्स एनी अदर हार्म कैन बी कॉज्ड. तो एनी अदर हार्म कैन बी कॉज्ड. तो मान लीजिए नेसेसरी का यहाँ मतलब क्या है? नेसेसरी का यहाँ मतलब है एनी अदर हार्म से. लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि एनी अदर हार्म जो भी कॉज होगा ये सब्जेक्ट टू 99 पैरा 4 होता है. मतलब जितना नेसेसरी उतना ही हम कॉज करना है, नॉट मोर देन दैट, ठीक है. तो नेसेसरी कितना है? तो हम यहाँ बात करते हैं बेसिकली, देखिए कि अग्रेशन है इज़ नॉट फॉलिंग अंडर सेक्शन 100 मीन्स it is falling under section 101. It means any other harm can be caused, any other harm can be caused in exercise of RPD and not
डेथ। अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अगर 100 में फॉल करता है तो डेथ कॉज कर सकते थे, 101 में फॉल कर रहा है अगर अग्रेशन तो एनी अदर हार्म कैन बी कॉज्ड। तो ये कह रहे हैं कि अग्रेशन 100 में तो फॉल नहीं कर रहा है, इट मीन्स क्या है कि वो 101 में फॉल कर रहा है अग्रेशन, तो एनी अदर हार्म कैन बी कॉज्ड, लेकिन डेथ नहीं कॉज कर सकते हैं। तो यहीं पर हमारे जो एक्यूज्ड महोदय हैं उन्होंने डेथ कॉज कर दी, बट accused has caused death of the aggressor। तो जब डेथ कॉज कर दी तो इसका मतलब क्या है? इम्प्लीकेशन है कि ही हैज एक्सीडेड हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ठीक है जी, उसने अपना इस तरह से अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर दिया है। तो हमने यहाँ से शुरू किया था एक्सीडिंग ऑफ आरपीडी, इसका मतलब निकला कि भाई यहाँ तक हम पहुँच गए। और एक चीज़ मैं आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि जब भी हम सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 की बात करते हैं तो इसके लिए गेटवे क्या है? इसके लिए जो गेटवे है, गेटवे टू सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2, ठीक है, दो हैं। पहली बात तो ये है, इसके लिए दो गेटवे हैं, ठीक है, 300 एक्सेप्शन 2 के लिए गेटवे दो हैं। तो पहला तो ये है कि बेसिकली जो कॉजेशन ऑफ डेथ है अमाउंट्स टू मर्डर, और दूसरी चीज़ पर्सन हैज़ एक्सीडेड हिज आरपीडी। इसके दो ही मतलब है, मतलब कॉजेशन ऑफ डेथ अमाउंट्स टू मर्डर। अगर आपको सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 में जाना है तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि जो भी डेथ कॉज करी है अग्रेसर ने, जो भी डेथ कॉज करी है अक्यूज्ड ने, वो बेसिकली क्या, अमाउंट्स टू मर्डर। अमाउंट्स टू मर्डर कहने का क्या मतलब है? अमाउंट्स टू मर्डर कहने का मतलब है कि जो कॉजेशन ऑफ डेथ है इज हिट बाय ईदर ऑफ द 4 क्लोजेस ऑफ सेक्शन 300, जो कि 300 के 4 क्लोजेज हैं, क्लोज 1, क्लोज 2, क्लोज 3, क्लोज 4। इनमें से किसी भी क्लोज से अगर ये कॉजेशन ऑफ डेथ हिट हो रहा है, मतलब अगर इंटेंशनल कॉजेशन ऑफ डेथ है देन इट अमाउंट्स टू मर्डर। और अगर आपको नॉलेज थी कि एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द कॉजेशन ऑफ डेथ अमाउंट्स टू मर्डर। तो जो भी आपने डेथ कॉज करी है वो क्या है? वो मर्डर है, क्योंकि 300 से हिट हो रहा है। तो अब हम सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 को एग्जामिन कर रहे हैं। अब इसको एग्जामिन करने का एक पर्पज़ ये होता है कि भाई मर्डर तो हो ही गया, जब 300 अप्लीकेबल हो रहा है तभी तो ये सेक्शन 300 अप्लाई हो रहा है, तभी तो सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 में हम एग्जामिन कर रहे हैं कि भाई ये एक्सेप्शन अप्लाई होगा कि नहीं होगा। एक्सेप्शन अप्लाई होने का क्या मतलब है कि जो ऑफेंस ऑफ मर्डर रिड्यूस्ड टू CHNAM, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? अगर मर्डर किया था तो पर्सन लाइबल होता कहाँ? मर्डर है तो पर्सन की लाइबिलिटी बनती है 302 में, और अगर कल्पेबल होमिसाइड है तो लाइबिलिटी बनती है 304 में। तो पनिशमेंट में डिफरेंस आ गया ना। तो जब भी अगर मर्डर आपने कमिट कर दिया है, ठीक है जी, और अगर सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 अप्लीकेबल हो रहा है सिचुएशन के अंदर में, तो जो ऑफेंस ऑफ मर्डर है दैट विल रिड्यूस टू CHNAM, कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, एंड नाउ द पर्सन विल बी पनिश्ड इन द सेक्शन 304, राइट। तो पनिशमेंट इसको 304 के अंदर में मिलेगा फॉर कमिटिंग कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो ठीक है, अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 की। तो प्रीवियसली हमने यहाँ देखा कि हमको दोनों का लिंक बेसिकली डिस्कस करना है। तो सेक्शन 100 की सिचुएशन नहीं थी यहाँ और उसने डेथ कॉज कर दी, देयर बाय ही हैज़ एक्सीडेड हिज राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब इस पॉइंट को हम लिंक करेंगे सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 के साथ में। तो देखिए सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 के हमने ये दोनों गेटवेज भी डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पे कि एक्सीडेड इज आरपीडी। तो अपना आरपीडी यहाँ पर हमने ये डिस्कस कर दिया है इस पुराने वाले पेज पे, ठीक है। और दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया, कॉजेशन ऑफ डेथ अमाउंट्स टू मर्डर, ये मैंने बता दिया, ठीक है। ठीक है, तो सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2, ठीक है। तो सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? आपका मामला सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 में फॉल करेगा नहीं करेगा, इसके लिए 3 रिक्वायरमेंट है। पहली रिक्वायरमेंट है कि भाई पर्सन हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ,
ही हैज़ एक्टेड विदाउट एनी प्रीमीडिटेशन। और तीसरा पॉइंट है ही हैज़ नो इंटेंशन टू कॉज मोर हार्म देन नेसेसरी। ठीक है, तो बेसिकली क्या पॉइंट है मैं आपको ग्राफ से बताता हूँ। ये ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि जो अग्रेशन है, मान लीजिए ये मैंने 2 लेवल बना दिए। जो अग्रेशन है वो सेक्शन 100 में फॉल कर रहा है, सॉरी 101 में फॉल कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। अग्रेशन 101 में फॉल कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, एनी अदर हार्म कैन बी कॉस्ट। और जो अग्रेशन अगर सेक्शन 100 में फॉल कर रहा है, इट वॉज द सिचुएशन ऑफ सेक्शन 100, दैट इज अग्रेशन इज फॉलिंग अंडर सेक्शन 100, इन दैट सिचुएशन डेथ कैन बी कॉस्ट। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई जो अग्रेशन था वो इसी लेवल पे था, लेकिन पर्सन ने क्या किया, कि यहाँ एनी अदर हार्म कॉज नहीं करके डेथ कॉज कर दी। तो मतलब उसने क्या किया, एक्सीड कर दिया। दिस इज कॉल्ड एक्सीडिंग। ये उसने एक्सीड कर दिया। अब एक्सीड कर दिया है तो हम यही एग्जामिन कर रहे हैं, पहला पॉइंट कि भाई वेदर द कॉजेशन ऑफ डेथ अमाउंट्स टू मर्डर, और अगर यस तो फिर सेकंड थिंग हम इसमें ये एग्जामिन कर रहे हैं कि भाई वेदर इट इज़ हिट बाई सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2, दैट इज पर्सन को क्या सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 का बेनिफिट मिलेगा, हम यही एग्जामिन कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि भाई एनी अदर हार्म के बियॉन्ड जाकर जो आपने हार्म कोज किया है, दैट इज एनी अदर हार्म के बियॉन्ड जाकर जो हार्म आपने कॉज किया है। अब कौन सा हार्म कॉज किया है, दैट इज डेथ। ठीक है जी, तो वो जो डेथ आपने कॉज किया है वो आपने कॉज किया है कॉज्ड इन गुड फेथ, ये एग्जामिन करना है। दूसरा जो आपने डेथ कॉज किया है, कॉज्ड विदाउट एनी प्रीमीडिटेशन। और तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो आपने एक्सीडिंग करी है, ये एक्सीडिंग के लिए है कि भाई ही हैज़ नो इंटेंशन टू कॉज मोर हार्म देन नेसेसरी। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ एग्जामिन करना है, मैं आपको बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये एग्जामिन करना है, सेकंड चीज़ ये एग्जामिन करनी है, तीसरी पॉइंट ये एग्जामिन करनी है। अगर ये तीनों चीज़ अगर एप्लीकेबल हो जा रही है तो इट मीन्स क्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, 1 2 3, तो 1 + 2 + 3 अगर ये एप्लीकेबल है, इसका मतलब क्या है कि सेक्शन 300 एक्सेप्शन 2 अप्लाई हो रहा है और इसका बेनिफिट मिलेगा हमारे एक्यूज्ड को। और एक्यूज्ड अब सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए लाइबल होगा, मर्डर के लिए लाइबल नहीं होगा, राइट। तो अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि ही हैज़ एक्टेड इन गुड फेथ। तो इस गुड फेथ का क्या मतलब है यहाँ, ठीक है। गुड फेथ का मतलब यहाँ है विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। सेक्शन 52 आईपीसी में ये चीज़ डिफाइंड है। तो ड्यू केयर एंड अटेंशन का क्या मतलब है कि मतलब उसने पूरी केयर रखी है, पूरी तरह से वो अटेंटिव था जब एक्ट कर रहा था। इसका मतलब क्या है कि उसने हर एक चीज़ को कैलकुलेट किया और उसने कैलकुलेटिव मैनर में एक्ट किया, ठीक है। यही होता है अगर इसका लिटरल मीनिंग देखें। लेकिन एक चीज़ यहाँ ये ध्यान रखनी है कि भाई जो पर्सन है फेस्ड विद एमिनेंट डेंजर टू बॉडी और प्रॉपर्टी, तो इस सिचुएशन के अंदर में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन कि वो एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव मैनर में एक्ट करे। एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव मैनर में एक्ट करे मतलब हर एक चीज़ को कैलकुलेट करे, देन एक्ट विद इन द गोल्डन स्केल्स। हाँ जी, इतना एक्ट करना है, इससे ज़्यादा एक्ट नहीं करना है, इस तरीके से। तो क्योंकि डेंजर एमिनेंट है उसकी बॉडी को या प्रॉपर्टी को या किसी दूसरे पर्सन की बॉडी को या किसी दूसरे पर्सन की प्रॉपर्टी को, तो इस सिचुएशन में वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम दैट पर्सन दैट ही शुड एक्ट in extremely calculative manner, that is first to calculate everything and then to act within the golden scales, ठीक है। तो सेकंड चीज़ इसमें ये देखिएगा कि जो, हाँ ठीक है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में जो कोर्ट है विल बी मोर लिबरल,
वाइल एग्जामिनिंग द गुड फेथ, मतलब पॉइंट नंबर 1 ये इस पॉइंट की बात हो रही है कि भाई जो आपने एनी अदर हार्म के बियॉन्ड जाके जो हार्म कोज किया है दैट इज डेथ, वो आपने इन गुड फेथ कोज किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को जब कोर्ट एग्जामिन कर रहा है कि गुड फेथ था या नहीं था, तो क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी कि एमिनेंट डेंजर था, हम आज सस्पेक्ट नहीं कर सकते अगर आप एक्सट्रीमली कैलकुलेटिव मैनर में एक्ट करें, तो इस सिचुएशन में कोर्ट है जो कि लिबरल रहेगा गुड फेथ को एग्जामिन करने में। ठीक है, सेकेंड चीज़ इसमें आती है एक्टेड विदाउट एनी प्रीमेडिटेशन। प्रीमेडिटेशन का मतलब यहाँ क्या होता है, ठीक है, अगली स्लाइड में देखते हैं। प्रीमेडिटेशन, प्रीमेडिटेशन तो ओके गाइस, प्रीमेडिटेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रायर प्लानिंग। और ये जो प्रायर प्लानिंग है आपकी, ये किस चीज़ से नज़र आएगी? प्रायर प्लानिंग मतलब प्लानिंग करी या नहीं करी, ये तो माइंड से रिलेटेड चीज़ हो गई कि दिमाग में उनके कोई प्लानिंग थी या नहीं थी। अब किसी का दिमाग हम कैसे पढ़ेंगे? कंडक्ट से। तो जो प्रीवियस कंडक्ट है किसका? एक्यूज्ड का। लिख लेना अपने हिसाब से, एक्यूज नहीं लिखा हो, ठीक है, एक्यूज की बात हो रही है। तो प्रीवियस कंडक्ट ऑफ द एक्यूज्ड है, इससे मतलब बेसिकली मैनिफेस्ट होगा कि भाई वेदर देयर वॉज एनी प्रायर प्लानिंग और प्रीमेडिटेशन, विदाउट प्रीमेडिटेशन और नॉट। ठीक है, यहाँ तक ये बात हो गई। और थर्ड पॉइंट है कि भाई उसकी इंटेंशन नहीं थी टू कॉज मोर हार्म देन नेसेसरी। एक ये पॉइंट एग्जामिन करना है कोर्ट को 300 एक्सेप्शन 2 की एप्लीकेबिलिटी के लिए कि भाई ही हैज़ नो इंटेंशन टू कॉज मोर हार्म देन नेसेसरी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, अगर आपको इंटेंशन फॉर्म करनी है तो यू मस्ट हैव टाइम, यू मस्ट हैव टाइम टू थिंक, कि आप सोचें, एंड देन टू एक्ट। ठीक है, अगर आपको दिमाग में ये डिज़ायर रखनी है कि भाई मुझे जो है मोर हार्म कॉज करना है, अगर इस तरह की डिज़ायर मुझे क्रिएट करनी है अपने माइंड में, ये डिज़ायर रखनी है, तो आई मस्ट हैव टाइम टू थिंक। अब सिचुएशन कैसी थी कि एमिनेंट डेंजर था आपकी बॉडी या प्रॉपर्टी को, उन सर्कमस्टांसिस में आपने अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज किया है। तो इस सिचुएशन में आप देखिएगा कि ही हैज़ नो इंटेंशन टू कॉज मोर हार्म देन नेसेसरी। तो सिंपल सी बात है, चूंकि एमिनेंट डेंजर था, कोर्ट यही देखेगा क्या एमिनेंट डेंजर था, और एमिनेंट डेंजर था तो उस डेंजर के कारण द पर्सन है, वेदर द पर्सन हैज, वेदर द पर्सन हैज टाइम, वेदर द पर्सन हैज टाइम टू थिंक। ठीक है, एमिनेंट डेंजर था तो वेदर द पर्सन हैज टाइम टू थिंक, या ऐसे लिख लो इसको, वेदर द पर्सन हैज टाइम टू फॉर्म सच इंटेंशन और नॉट। तो इस पॉइंट के लिए कोर्ट एक चीज़ और एग्जामिन कर सकता है उसी पॉइंट पे। कोर्ट ये देखेगा वेदर ही हैज़ टाइम, इस पॉइंट का जवाब लगाने के लिए कोर्ट एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है अपने आप से, वेदर द एक्यूज्ड हैज़ टाइम, ठीक है, वेदर द एक्यूज्ड हैज़ टाइम टू कैलकुलेट हाउ मच हार्म कैन बी कॉस्ट। मतलब कितना हार्म कॉज करूँ मैं, कि भाई एमिनेंट डेंजर है मेरी बॉडी प्रॉपर्टी को, कि मैं लात मारूँ, थप्पड़ मारूँ, चाटा मारूँ, या धक्का दे दूँ, या शूट कर दूँ, ठीक है, या पत्थर मार दूँ उस पर, मैं क्या करूँ? तो ये सिचुएशन है कि क्या उसके पास टाइम था कि ये चीज़ कैलकुलेट कर पा रहा है कि कितना हार्म कॉज करना है? तो बेसिक सी बात है, अगर इसका जवाब नो है मतलब उसके पास टाइम ही नहीं था कि वो कैलकुलेट करे कि कितना हार्म कॉज करना है, तो इस सिचुएशन में हम ये मान सकते हैं कि उसके पास में इतना ये टाइम भी नहीं था कि वो ये सोच पाए कि भाई ये हार्म मोर हार्म कॉज करना देन नेसेसरी और नॉट। मतलब मैं बताता हूँ, अगर इसका जवाब नो है तो इसका कंक्लूजन ये निकलेगा कि ही हैज़ नो टाइम टू फॉर्म सच इंटेंशन टू कॉज मोर हार्म
देन नेसेसरी। और इस तरह की सिचुएशन है तो इसका मतलब क्या है, ही हैज़ नो इंटेंशन टू कॉज मोर हार्म देन नेसेसरी। ठीक है, तो ये इसमें पॉइंट है। तो इस तरीके से मामला यहाँ पर कंक्लूड होता है। तो गाइज़, अगर आपको आज का ज्ञान पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा ताकि सबको लीगल फंडामेंटल्स की जानकारी हो सके। तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आगे आपको किस टॉपिक पे एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओके, मिलते हैं, गुड बाय।